जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक मोटिवेशन के साथ चलेंगे। हर काम सफल हो जाता है मेहनत करने से। भीड़ से भरी इस दुनिया में नाम अव्वल हो जाता है। तो छोटा सा मोटिवेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ हम पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा और आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से सारे इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है, टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है। तो जो टेरेस जो खेती होती है वो दोस्तों पर्वतीय प्रकार की भूमि पर की जाती है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना TOPS बनाई गई। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन आपका ए 2014 में बनाई गई थी TOPS योजना। क्लियर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में बना हुआ है। दोस्तों, कहाँ पर बना हुआ है? मणिपुर में। तो मणिपुर यहाँ पर राज्य क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि भारत में मणिपुर के किस राज्य में है, किस तरह से दिखता है, कौन सी प्रजाति यहाँ पर विलुप्त होने कगार पर है, कौन सी संकट में है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के मणिपुर राज्य में बिष्णुपुर जिले में बना हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। यह तैरने वाला इकलौता राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है और ध्यान देना, यह उद्यान लोकटक झील का एक हिस्सा भी है। तो आपसे प्रश्न भी पूछता है कि लोकटक झील किस राज्य में है, तो मणिपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो संकटग्रस्त यहाँ पर प्रजाति जो है वो संगाई है। तो यहाँ पर संगाई है ना, वो हिरण की प्रजाति है। तो यहाँ पर संकटग्रस्त संगाई जो दिख रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लियर से, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर ये संकटग्रस्त प्रजाति है जो आपको बात समझ में आ रही है, संगाई। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ कौन सा शहर और पास स्थित है। तो निकटतम शहर जो है वो है इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी भी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पॉवर्टी एंड एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन आपका दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा क्या इसका उपनाम है। मतलब कहने का यह है कि दादा भाई नौरोजी को किस नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। लद्दाख में हेमिस त्यौहार। तो लद्दाख में जो हेमिस त्यौहार है तिब्बती चंद्र माह के 10वें दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस देवता को समर्पित है। तो यह जो त्यौहार है ना, भगवान पद्म संभव को समर्पित है। तो ऑप्शन आपका ए पद्म संभव भगवान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहला रॉकेट किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो भारत में पहला जो रॉकेट है 1963 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन आपका पहला 1963 सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में कि कहाँ से किया गया था, डेट पूरी क्या थी। तो पहला रॉकेट जो है भारत की भूमि से 21 नवंबर 1963 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसे तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से छोड़ा गया था। तो तिरुवनंतपुरम जो है दोस्तों केरल में है, वहाँ से थुम्बा से छोड़ा गया था। ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप अच्छे जानते हैं कि अकबरनामा जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। तो अबुल फजल आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है। तो नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवाह चैनल। तो प्रवाह चैनल 100% आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। तो ऑर्नियोलॉजी जो है, ऑर्नियोलॉजी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें मार्फोलॉजी की, तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके बाहर के स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करते हैं, उसको हम मार्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि कोई पेड़ है, अब इसमें बाहर शाखा है, जैसे कि पत्ती है, ठीक है, पत्ती हो गए, फूल हो गए, ठीक है, शाखाएं हो गई जो भी हैं, ठीक है। तो उसके सभी चीज़ों के तना है, जो आप देख रहे हैं, मोटाई है जो है, लंबाई है, सारी चीज़ें, इसका अध्ययन पेड़ के मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमसे अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन परीक्षा पूछता है, तो उनको हम देख लेते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन के विषय, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा अपन नहीं जाएंगे गहराई में, जो कि नहीं आते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा क्या है, या पुरातत्व वैज्ञानिक के अध्ययन को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर नहीं
कहने का मतलब ये है कि सीधा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आर्कियोलॉजी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसी में दोस्तों आपको ध्यान समझना है कि इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी होता है। पारिस्थितिकी में क्या क्या आता है, जीव आता है, पर्यावरण के बीच परिस जो भी चीज़ें होंगी, पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये बात क्लियर हो गई है। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है। और कीट पतंगों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीट पतंग जो भी होते हैं, सारे कीट वगैरह, उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर ये क्लियर। आगे की ओर चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो 3 है, बहुत अच्छे से आप समझना। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों के पालन क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। और शिलालेख जो होते हैं, जो अभिलेख होते हैं जिन पर लिखा जाता है, जैसे पत्थर है, पत्थर के ऊपर हम क्या करेंगे, कोई चीज़ लिख देते हैं। जैसे कि आप मकबरे में देखेंगे, कहीं आप देखेंगे ताजमहल वगैरह, बाहर पत्थर रहते हैं, उसमें लिखा रहता है किसी चीज़ के इतिहास के बारे में, तो वहाँ पर उसी चीज़ को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को एपीग्राफी कहते हैं। जैसे कि हमें बहुत वर्ष पहले कोई चीज़ पत्थर पर लिखी हुई मिली, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को पढ़ने का हम प्रयास करेंगे, उस अध्ययन को क्या कहेंगे, एपीग्राफी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला, वायुयान संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायुयान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरोप्लेन बोलते हैं, एरो, तो यहाँ पर एरो आ गया, एरोनॉटिक्स कहलाता है। ठीक है, वायुयान संबंधी अध्ययन को एरोनेट्स कहलाता है, तो एरोनेट्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एरोनेट्स बिल्कुल 100% राइट आंसर। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अंगूर की खेती के अध्ययन क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। आप भी अच्छे जानते हैं, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। मनोविज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप समझ रहे हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जीव कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीव कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। और भी इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। तो रेशम उत्पादन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगला दोस्तों, फल फूल सब्जी, ये सभी के सभी फल फूल सब्जी के उत्पादन को हम हार्टिकल्चर कहते हैं। यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है आपको। अगला देखेंगे दोस्तों, शरीर के ऊतक संबंधी विषय को अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी कहा जाता है, या फिर ऊतक के अध्ययन को भी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। रक्त एवं उससे संबंधित विषयों के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी, क्योंकि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए हेमेटोलॉजी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, फूलों की कृषि जो करते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों की कृषि के अध्ययन को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, तो अच्छे से आप समझते रहना और समझते रहना। क्लियर। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टडी, तो यहाँ देखेंगे फफूंद, जो फंगस होती है उससे संबंधित विषयों के अध्ययन क्या कहते हैं। जैसे कि ब्रेड पे फफूंद लग गई, रोटी पे फफूंद लग गई, टॉस, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, कबाब लग जाता है, जैसे कि मशरूम पे लग जाती है, ठीक है, पनीर पे लग जाएगी, तो वो माइक्रोलॉजी कहलाता है उसके अध्ययन को। क्लियर। खनिज का अध्ययन क्या कहलाता है, मिनरलॉजी। मिनरल बोलते हैं खनिज को इंग्लिश में, तो मिनरलॉजी हो जाएगा। ऐसे ही समुद्र जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, समुद्र जीव जो होते हैं उनका उत्पादन क्या कहलाता है, मैरीकल्चर। जैसे समुद्र में आप देखेंगे मछलियों का उत्पादन होता है, वो जीव में आ जाएंगे, तो समुद्री जीवों के उत्पादन को क्या कहते हैं, मैरीकल्चर कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था पौधों के बाहरी संरचना के अध्ययन क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब तो आपको और इजी लग गया होगा, आसानी से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों अगला है कि पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुराने सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है दोस्तों आपका न्यूमिस्मैटिक्स स्टडीज। क्लियर दोस्तों। आगे चलेंगे। तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। मछलियों के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसी कल्चर। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, जो कि बहुत ईजी और इम्पोर्टेंट भी है, आपको अच्छे से याद रखना है। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल, स्टडी ऑफ शैवाल, ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाएगा, फाइकोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्थिनोलॉजी, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अभी हमने पढ़ लिया अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखना। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी अपने एग्जाम में आया था स्वप्न के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निलॉजी कहते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। हृदय संबंधी जो भी चीज़ें घटनाएं घटती हैं उसके अध्ययन क्या कहा जाता है, हृदय संबंधी कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे ही हम आगे की ओर चलेंगे। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों,
काकोरी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा आपका अगस्त 1925 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम जानते हैं इसके बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पर 9 अगस्त 1925 की रात को चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूर पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में, कहाँ से, काकोरी और आलमनगर के बीच में ट्रेन ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कब हुआ था, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन शामिल नहीं था। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, अशफाक उल्ला खां शामिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे, रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को क्या कहा जाता है? उसे हम रेमिटेंस कहते हैं, विसरण कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त नियम किसने दिया था? तो दोस्तों आप जानते हैं आवर्त सारणी के जो जनक हैं वो डेमेत्री मेंडलीफ हैं। आधुनिक आवर्त सारणी अगर ज़्यादा आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है मौसले हैं, ध्यान रखना। आधुनिक आवर्त सारणी के जो यहाँ पर जनक हैं या पितामह हैं मौसले हैं। अगर आवर्त सारणी के जनक की बात करें तो मेंडलीफ जी हैं, आपको यह ध्यान रखना है बात को। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध कविता किसने लिखी थी? दोस्तों सीधा क्वेश्चन है, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध जो किसने लिखी थी कविता? तो वो हरिसेना। हरिसेना ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और समुद्रगुप्त की तुलना किससे की गई है? समुद्रगुप्त की तुलना सम्राट अशोक से की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करें संशोधन की तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए 368 भाग जो है, भाग 20 में आप ध्यान रखना, XX जिसे बोलते हैं, भाग 20 में संविधान में संशोधन कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। पहला संविधान संशोधन दोस्तों 1951 में हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, 1951 में पहला संविधान में संशोधन होता है। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हम संविधान में संशोधन भी अभी देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। अगर बात की जाए अभी तक कितने संविधान में संशोधन हो चुके हैं, तो दोस्तों अभी तक अगर बात की जाए तो 105 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 105 अभी तक संविधान में संशोधन हो चुके हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई, क्या चीज़ है क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में जानना है। तो संविधान के अनुसार अगर बात करें तो अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ कि दोस्तों साउथ अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करना सीखा है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। भाग 20 में संविधान में संशोधन का वर्णन है। अनुच्छेद 368 के तहत हम संशोधन कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें जनवरी 2023 तक तो अभी तक 105 संशोधन हो चुके हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, अभी मैंने आपको समझा दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो पहला जो है संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें क्या बातें रखी गई थी तो ये भी आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, इजीली आप इसको पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगर बात की जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो कब आया था? आप ध्यान रखना 1956 में। इसमें क्या बात कही गई थी मैं आपको बता देता हूं, जो कि परीक्षा में पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो आपको ध्यान रखना है 1956 में। ठीक है, पारित कर दिया गया था। आया था 1953 में लेकिन पारित हुआ था 1956 में। इसलिए यहाँ पर जब पारित होके यहाँ पर बन गया तो उस समय आप देखेंगे 14 राज्यों का गठन हुआ और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने राज्य? 14। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ परीक्षा में पूछ गई है। अगला आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में होता है। यहाँ पर दादर नागर हवेली अपने भारत में शामिल कर लेते हैं पुर्तगाल से अलग करके। ठीक है दोस्तों, पुर्तगालियों का कब्जा था तो उनसे छीन लेते हैं, अपने भारत में शामिल कर लेते हैं। क्लियर दोस्तों? हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 10वीं अनुसूची जिसे दल बदल
का कानून भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में होता है, तो 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान की अनुसूची में जोड़ा जाता है। अगला 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में आया, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1989 में। आप अच्छे जानते हैं कि पहले जो वोट डालने की उम्र थी 21 साल थी, इसको घटा के कितना कर दिया गया है, 18 साल कर दिया गया है चुनाव में। कौन कौन से चुनाव में, ये भी आपको ध्यान रखना है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, ये आप अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षा में आता रहता है। तो 100 लकी नंबर होता है ना, सेंचुरी वाला। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है, 2015 में हुआ, जो कि परीक्षा में पूछता है आपसे। इसमें क्या बात कही गई थी, भारत और बांग्लादेश की भूमि के बीच समझौते पर यहाँ पर अनुसमर्थन वाला संशोधन था, अमेंडमेंट था। तो ये आप समझ गए होंगे कि भारत और बांग्लादेश की भूमि को लेकर समझौते का अनुसमर्थन वाला संशोधन था, जो कि 2015 में आया था 100वें नंबर का। तो आई होप आपको बात क्लियर समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2017 में, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो जाती है और जीएसटी को ला के यहाँ पर रख दिया जाता है। तो माल और सेवा कर मतलब जीएसटी की शुरुआत होती है 101वां संविधान संशोधन 2017 में जो होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट 103वां संविधान संशोधन जो है बहुत ज़्यादा परीक्षा में आता है, आप भी अच्छे जानते हैं। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में हुआ, इसमें कहा गया है कि जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्टर, जो कि किससे संबंधित हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य वर्ग के, उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। 104वां संविधान में संशोधन जो कि अभी चर्चा में रहा है 2020 में, तो इसको भी अपन ध्यान रखेंगे। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में SC और ST की सीटों को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर उनकी सीमा जो है 70 साल से 80 साल बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, SC ST की सीटों से लेकर संबंधित है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा है परीक्षा में। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में, इसको आपको जान लेना है अच्छे से। अगस्त 2021 में जो होता है, और आपको ध्यान रखना है अगस्त 2021 में जो संविधान संशोधन होता है, ये किस चीज़ को लेकर है, तो दोस्तों ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को तैयार करने की अनुमति देता है। ये आपको इस चीज़ में ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अपन यहाँ पर समझेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत अहम रहने वाला है। माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है, तो इसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न घटना का परिणाम हो जाता है। तो दोस्तों इस जो परिणाम उत्पन्न होता है वो रमन इफेक्ट होता है, रमन प्रभाव का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से देखते रहना है वीडियो को हमारी, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट बडी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।